वेलकम टू केमिस्ट्री विद सचिन बच्चों। आइए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्री इन रिएक्शन। ठीक है। और ये भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ही टॉपिक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी हम मोल की ही बात करेंगे बेसिकली केमिस्ट्री में। तो पहले समझते हैं स्टोक्योमेट्री इन ए केमिकल रिएक्शन। तो समझ रहे हैं बात को, थोड़ा समझना। केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है तो केमिकल रिएक्शन को समझना पहले ज़रूरी है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में स्टोक्योमेट्री क्यों है ना, स्टोक्योमेट्री क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले केमिकल रिएक्शन में लिख देता हूँ। सपोज कार्बन ऑक्सीजन वाली ही ले लेते हैं हम, कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बना रहा है यहाँ पर CO। ये एक रिएक्शन हमने कंसिडर कर ली है ना। तो इसकी स्टोक्योमेट्री क्या है? तो स्टोक्योमेट्री जो है, स्टोकियोन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मैट्री मतलब मेजर। तो बेसिकली हम केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट को मेजर करते हैं। आई समझ बात। और एक और चीज जो हम वहां पर पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा, मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होंगे वही के वही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोनों चीजें समझ में आए। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को यदि हम कंसिडर करते हैं तो इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस हुई। यानी कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही क्या है, उतने में ही क्या है, प्रोडक्ट है। चाहे प्रोडक्ट अलग बनाए लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, सेम है। जब इनका नंबर ऑफ आइटम्स सेम है तो वेट भी क्या होगा, सेम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। और यही चीज हम स्टोक्योमेट्री में भी करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री जब हम देखते हैं। चलिए एक रिएक्शन और कंसिडर कर लेते हैं, तब आपको और समझ आएगा। कि सपोज कौन सा ले लेते हैं हम, गोबर गैस वाला लेते हैं। मीथेन आपकी जल रही है घर में, तो मीथेन आपकी जल रही है और जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको CO2 निकालती है और H2 और हीट जो भी प्रोड्यूस करती है। यदि हम इसकी स्टोक्योमेट्री देखते हैं तो कार्बन तो 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है। मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट में नहीं है, या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, बैलेंस्ड नहीं। तो सबसे पहले समझ आई आपको कि स्टोक्योमेट्री इन रिएक्शन में सबसे पहले क्या करना है हमें को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अब चाहे वो हीट एंड ट्रायल मेथड से हो, है ना, और भी दूसरी मेथड से हो, वो आपको आना चाहिए। और वो जब आएगा तभी हम इस अच्छे से एलिमेंट्स को क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। तो चलते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन देती है स्टोक्योमेट्री ऑफ इन रिएक्शन, और क्या हमें जानने को मिलता है स्टोक्योमेट्री रिएक्शन में, एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। पहले इसको हम बैलेंस करें। तो यदि हम बैलेंस करें इसको, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन हो गई 4, तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। ठीक। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, ये तो बैलेंस हो गई रिएक्शन, कोई बात नहीं। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टोक्योमेट्री रिएक्शन और किस लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट क्या है इसका। वो ये है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको 10 कप टी आपको बनानी है ना, 10 कप चाय आपको बनानी है, ठीक है। और आपने 20 कप इतना दूध ले लिया, तो क्या 10 कप बनेगी, कितनी बनेगी, 20 कप बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना ही रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। यानी कि चाय में उतनी ही शुगर लेनी पड़ेगी जो सफिशियंट हो 10 कप टी में बनाने की। आई बात समझ में। तो जो प्रोडक्ट है, तो आपको जनरली केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, है ना, और भी बहुत सारी जो जगह है जहाँ फ्यूल यूज हो रहा है, कितनी एनर्जी चाहिएगी, तो कितना फ्यूल हम यूज करें, है ना। तो वहां पर स्टोक्योमेट्री रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए एप्लीकेशन इतना ही समझो, और यदि आपको ज्यादा चाहिए तो गूगल पे आप सर्च कर लेना, है ना, एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्योमेट्री रिएक्शन, है ना, स्टोक्योमेट्री की जो भी एप्लीकेशन है, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी तो हम ये कंसिडर करते हैं। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है स्टोक्योमेट्री इन रिएक्शन, क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो लाइन आपके पास लिखी है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन।
तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके बीच क्वांटिटेटिव रिलेशंस को बताती है, जो आप समझ चुके होंगे कि 1 कार्बन है तो इधर भी क्या है, 1 कार्बन है। ठीक, तो ये तो एक बेसिक चीज है। जैसे मैं अब इस रिएक्शन को हम और कितनी तरह से समझ सकते हैं और मोल कंसेप्ट इसमें किस तरह से आया हुआ है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो पहली बात तो आप समझ चुके हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट थिंग आप स्टोकियोमेट्री इन कैलकुलेशन में पहली जो बात है वो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो है ये 1 मॉलिक्यूल है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, CH4 1 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल है और ये 2 मॉलिक्यूल H2 है। तो एक चीज समझ चुके हैं आप कि सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन react with 2 molecule of oxygen to form 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water। कितनी बढ़िया चीज आप समझ चुके हैं स्टोकियोमेट्री को देख। और ये जो 1 2 1 2 ये क्या है पता है आपको, ये 2 और 1 2 लिख लेना, ध्यान से देखना, ये कोएफिशिएंट है और इनको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ये आपको आना चाहिए और इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 to 1। तो पहली बात आप स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन से समझ आई। सेकेंड थिंग हमें समझनी है यहाँ पर, इसको और कैसे हम देख सकते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर मोल की टर्म में। किस टर्म देख सकते हैं, मोल की टर्म में। मैं यहाँ बोलूंगा 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन form 1 mole carbon dioxide and 2 mole water। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो स्टोकियोमेट्री इन रिएक्शन हमें देती है। ठीक, थर्ड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमें पता है 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, एसटीपी पर 22.4 लीटर, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम के टर्म में ये हो गया, किसके टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में। पहला क्या था, मॉलिक्यूल की टर्म में हमने स्टोकियोमेट्री समझी। सेकेंड, मोल की टर्म में हमने स्टोकियोमेट्री समझी। थर्ड, वॉल्यूम की टर्म में कैसे समझेंगे सर, ये देखना है अपने को। वॉल्यूम की टर्म में हम समझेंगे कि 1 मोल में कितना होता है, तो 1 मोल में होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर। तो मीथेन यदि हमारी गैस है, यदि उसका हम वॉल्यूम के टर्म में स्टोकियोमेट्री देखें रिएक्शन में, तो 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट विथ कितना हो जाएगा, 2 मोल है तो मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये चीज, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर 1 मोल फिर आ गया 22.4 लीटर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 44.8 लीटर। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन फिर हमारे आई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। स्टोकियोमेट्री रिएक्शन क्या दिखाता है, 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट विद 44.8 लीटर ऑक्सीजन टू फॉर्म 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर वाटर। कितनी प्यारी इंफॉर्मेशन दी है स्टोकियोमेट्री ने, ठीक है। लास्ट फोर्थ जो इंफॉर्मेशन देगी वो होगा आपका क्या, सोचो, मॉलिक्यूल हो गया, मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्या बचा हुआ है, वेट, मास की टर्म में, ठीक है। तो मास की टर्म में क्या देगी, CH4 है तो CH4 जो है मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला इसका, तो 12 और 14 16 ग्राम, कितना आया 16 ग्राम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकाल लो, O2 का 1 O2 का 32 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, 16 16 कितना हो गया 32, और 32 मल्टीप्लाई इंटू 2, तो क्या होगा 64 ग्राम। यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2 का 12 और 32 44 ग्राम, 32 और 12 हाँ 44,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो स्टोक्योमेट्री इन रिएक्शन एक और इंफॉर्मेशन देती है मजे की, वो है इस रिएक्शन के लिए 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये 4 टर्म में आपको जो देती है रिएक्शन 2 3 4। ये कंसेप्ट है, ये समझना जरूरी था आपके लिए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या समझा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको बताया जाता है। और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये लाइन ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमने 4 टर्म्स में समझा है, मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी है, समझ लिया, मोल की टर्म्स में भी, वॉल्यूम की टर्म्स में भी, और वेट की टर्म्स में भी, इन सारी टर्म्स में। क्लियर है इतना? ये इतना ही जरूरी है अपने को समझना क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्लियर है? चलिए, अब मैंने एक चीज और लिखी है यहाँ पर, कैलकुलेशंस। तो जो प्रॉब्लम आती है बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन, बच्चों ध्यान समझना, ये बहुत लाइन जरूरी है आपको समझने की, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी होगी, समझ में जल्दी आएगा, और मैं अभी एग्जाम भी करवा के बताऊंगा आपको नीट से रिलेटेड जो भी है। चलिए, अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना? तो प्रॉब्लम्स बेस्ड जो रहेगी वो स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन किस तरह से रहेगी, या तो वो मोल की टर्म में हो, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपको मोल टू मोल रिलेशनशिप आपको मैच करने को दे। क्लियर है? या फिर वो कैसी रह सकती है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, फिर वो कैसी रखती है, मास टू मास रिलेशनशिप, समझ आया, या फिर मोल टू मास, मोल टू वॉल्यूम। क्लियर है? मोल टू मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स। तो कितना आसान आपके लिए कैलकुलेशन हो जाएगा अगर आप यहीं से इसको समझते हैं, इन चारों, है ना? अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, सो बच्चों, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है नीट 2019 में। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इतना सिंपल क्वेश्चन है, और वो स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन से ही है। तो चलो हम समझते हैं पहले क्वेश्चंस को, है ना? एक क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है कि हम उस कंसेप्ट को भी उसमें क्या करते हैं, पिरोते हैं, और जब हम इन सारी चीज़ों को एक ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस में डाल लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स required to produce 20 moles of ammonia through Haber process। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अब क्या पूछा है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, है ना? क्या समझते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए कि हाइड्रोजन से अमोनिया बन रही है, और क्या लिख रखा है यहाँ पर, थ्रू हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस आपको पता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। एक हैबर प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन N2 प्लस H2, और अमोनिया का फार्मूला क्या है बच्चों, NH3। ठीक है, NH3। तो यहाँ पर अगर हम, मैंने फिर वही कहा, स्टोकियोमेट्री में समझा रहा था आपको कि केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को पहले बैलेंस करो, तब जाके हमें समझ आएगा कि हम किस रिलेशनशिप को देखेंगे। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 करते हैं नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ पर हम आगे कर देते हैं 3। चलो, ये हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनाने की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन गया। लेकिन हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होके हमें क्या समझ आया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये हमें स्टोकियोमेट्री समझाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या दे दी उन्होंने कि 20 मोल ऑफ अमोनिया, ध्यान समझना,
कितना मुझे चाहिए यहाँ पर 20 मोल हमें चाहिए अमोनिया। इसके लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या चाहिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके चाहिए हाइड्रोजन के। तो क्या निकालना है आपको, ये नहीं दिया है नाइट्रोजन नहीं दिया है, क्या निकालना है हाइड्रोजन। क्वेश्चन समझ आया। चलिए तो अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। जब 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 2 मोल अमोनिया, तो 20 मोल अमोनिया के लिए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, जब 3 मोल करता है कितना 2 मोल अमोनिया, लेकिन हमें क्या चाहिए अब 20 मोल। तो 20 मोल अमोनिया फॉर्मेशन विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3/2 इंटू 20। तब इसकी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर आप तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 2 30 मोल। आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर 30 मोल, डी। क्लियर है, आया समझ में। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि 20 मोल अमोनिया फॉर्मेशन के लिए कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोल चाहिए 30 मोल करेगा तभी 20 मोल बनेगा, है ना। एक चीज और ध्यान रखिए आप, है ना, देखिए समझिएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं आप यहाँ पर, इसको 2 है तो इसको सिंपलेस्ट रेशो में लेके जाएंगे तो 1 होगा, ठीक है। इसको 3 है, इसको सिंपलेस्ट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। तो देखिए, है ना, 1 हाफ 20 30। अगर इनको भी सिंपलेस्ट रेशो में लेके जाएंगे तो ये भी क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1.5। तो हमारा आंसर भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि हाँ सही है, हमारा बिल्कुल राइट आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप था मोल टू मोल रिलेशनशिप, यानी कि आपसे दिया गिवन क्या था, आपको मोल दे दिया था और मोल ही आपसे क्या किया था, पूछा था क्वेश्चन। तो इस तरह के जो स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन में प्रॉब्लम बेस्ड जो होते हैं उसमें अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये किस टाइप का था, मोल टू मोल रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है नीट के क्वेश्चन से, मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं आगे का रिलेशनशिप। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन फिर एक कंसेप्ट जो है आपको यही कंसेप्ट को मैं रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो। बहुत सिंपल वे में समझिए, हम रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, वो भी किसके, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। समझ आया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में समझने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, और वो जो 4 कंसेप्ट मैंने बताए थे मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मोल टू मोल, इतना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और रिलेशनशिप क्या है, मास टू मास रिलेशनशिप और मोल टू मास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोल टू मास है, देखते हैं अपन। मोल गिवन है 3 मोल ऑफ CaCO3 और मास आपको निकालना है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान समझिएगा, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है और निकालना आपको मास है। तो क्या रिलेशनशिप हो गया, मोल टू मास। अभी क्वेश्चन में करवाते समय इसको मास टू मास भी चेंज कर दूंगा और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से होता है ये चेंज। क्लियर है। चलिए तो अब हम समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि केमिकल इक्वेशन लिख लो। इस तरह की प्रॉब्लम है कि केमिकल इक्वेशन आपको आना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे बच्चों तो क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो गिवन ही है, और क्या बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर लो, Ca1 ठीक है, ऑक्सीजन 1 और 2, 3 ऑक्सीजन कार्बन 1। यार रिएक्शन तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें स्टोइकियोमेट्री इसकी समझ आ गई, क्या आई, 1 मोल CaCO3 हीटिंग करने पर क्या होगा, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा और 1 मोल ही क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन ये है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोल से क्या पूछा है, मास पूछा है।
तो इसका कितना मास है, तो 1 मोल में इसका कितना मास बनता है, कितना मास यानी कि कितना मास 1 मोल से हम निकाल लेंगे। कैल्शियम कितना होता है 40, एटॉमिक मास कितना होता है 40, और ये क्या होता है 60, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 56 ग्राम। यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम, कितना मास, कितना वेट बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन तो ये हमारा है नहीं, क्वेश्चन क्या है हमारा 3 मोल, 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब आप हीट करेंगे तो हाउ मेनी ग्राम ऑब्टेन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कितना ग्राम ऑब्टेन होगा। सिंपल है यार, जब 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 3 मोल से यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा 3 मोल। क्लियर है, और 3 मोल में मल्टीप्लाई कर दो, आप मास चाहिए ना आपको, फिर वही अपना मोल कंसेप्ट वाला वीडियो देख के आओ कि यदि हमें मोल से मास चाहिए तो क्या करना पड़ता है, मोल इनटू मोलर मास, और मोलर मास कितना आ रहा है 1 मोल का 56 आ रहा है, तो 56 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 8, 5 3 जा 15 और 8 60 168। बच्चों आंसर क्या होगा इसका कि जब 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो हाउ मेनी ग्राम 168 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन। आई होप आपको समझ आ गया। और अब इसी क्वेश्चन को मैं मास टू मास में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, मास टू मास में यदि कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर तो आपको मोल दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या दे दे आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का पहले वेट निकाल लो कितना होगा 40 और 12 52 और 16 32 48 48 और 12 60 और 40 100, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास आ रहा है वो 100 ग्राम। यदि मैं यहाँ पर बच्चों क्या कर दूं, इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ 300 ग्राम कर देता हूँ, तो हो गया ना, वेट दिया है मास दिया है, मास टू मास रिलेशन 300 ग्राम से भी कितना आएगा बच्चों, क्योंकि 300 ग्राम मीन्स कितना हो जाता है 3 मोल, और 3 मोल से कितना बनता है 3 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बस यही की यही गुत्थी है, यही का यही चलता रहेगा, मास टू मास, मोल टू मास, मास टू मोल। समझ गए, चलिए। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, और अब जो रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे और वॉल्यूम ही क्या करेंगे निकालेंगे हम। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम अभी बेसिक क्या कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यार। बाकी क्वेश्चन जो है वो और भी डिफिकल्ट आएंगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल आएंगे, बट ये लेवल फर्स्ट है। यहाँ पर हम कंसेप्ट को अपने अंदर समझने के लिए, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये भी सिंपल नहीं है हाँ, मतलब आपको नहीं आता है कंसेप्ट तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधी बात बोलता हूँ। ठीक है, तो पहले इस तरह के लेवल 1 वाले क्वेश्चन कीजिए, देन फिर आप समझ जाएं कंसेप्ट को पूरी तरह से। तो मेरा यहाँ पर एम है आपको वाकई में कंसेप्ट को समझाना, डराना नहीं है उससे। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस करवा के डराना नहीं है आपको, पहले कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। तो आप समझ चुके हैं ना, कुछ नहीं है स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन, है ना, सिर्फ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखना है, और उसके लिए हमें मोल कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से। इसीलिए इस टॉपिक को भी हम मोल कंसेप्ट में क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में कैलकुलेशन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ओहो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकालना है पहले ही समझ गए, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। क्लियर, फिर दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कितनी रिक्वायर्ड है वो निकालना है, जब 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर हुआ, चलिए। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिख लो यार, है ना, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या लेंगे हम, हेल्प लेंगे। कार्बन 1 है कोई बात नहीं, ऑक्सीजन 2 है, 2 इधर हम चेंज करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बढ़ाते हैं 2 CO, यहाँ पर 2 कार्बन करने पर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। ओके, क्लियर। तो हमें इसकी स्टोकियोमेट्री समझ आई, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन
टू फॉर्म 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मोल में ये कितना होगा भाई, 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो 1 मोल में ये 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितना होगा 22.4 क्या हो जाएगा 44.8 लीटर। यहाँ पर 1 मोल है तो 1 मोल के लिए तो हम क्या लिखेंगे 1 मोल है तो 1 मोल में तो हम क्या लिखेंगे 22.4 लीटर। यहाँ पर 2 मोल है तो क्या हो जाएगा 44.8 लीटर। स्टोकियोमेट्री वॉल्यूम की समझते हैं, तो वॉल्यूम की समझा, क्या समझा 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होती है किससे 22.4 लीटर ऑक्सीजन से टू फॉर्म 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, पूछा ये कि कितनी रिक्वायर्ड चाहिएगी, कितने में, ये क्वेश्चन है। आ जाओ यहाँ पर 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हाउ मेनी लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ऑक्सीजन। सिंपल सा है, क्लियर है। जिसमें जिसको निकालना है वो देखो यहाँ पर कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन कन्वर्ट करती है कितनी 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। तो 5.2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, बस कर लो कैलकुलेशन। इसका 2 बार जाएगा, 2 से 1 कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 2 पॉइंट। समझ गए कितनी चाहिएगी ऑक्सीजन 2.6। अरे कैलकुलेशन भी नहीं करते हो तो दिमाग यूं ही लगा लो रे। जब ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, मतलब ऑक्सीजन का डबल क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ट्रिक्स देखो, डबल ये, जब ये दिया है कितना 5.2 तो इसका हाफ होना चाहिए ना, बस तो डायरेक्ट यहाँ पर हाफ कर दो। आपको मोल का कंसेप्ट समझ आया हो कि यहाँ 2 है और इसका हाफ कितना है 1 है, तो यहाँ भी जो भी गिवन है उसका हाफ कर दो, हाफ कर दोगे 2.6 लीटर, आंसर वही आ जाएगा 2.6। कितना सिंपल ट्रिक है, ये करते करते आएगा आपको प्रैक्टिस से, है ना। तो यहीं पर हम इस जो प्यारे से लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। लेकिन आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, और क्या आप फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हो, कुछ गलतियाँ हैं, हो सकती है मे बी पॉसिबल, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। और मैं क्या किस टॉपिक पर और भी वीडियो वैसे मैं बनाता चलूँगा, लेकिन जो आपको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक होगा वो भी आप बताइए। सो अच्छा लगता है यार आप लोगों को इस तरह से पढ़ाना, इस तरह समझाना, तो जितना भी लोगों को समझ आए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए अपने स्टेटस पर, और लाइक सब्सक्राइब सब कुछ, है ना। और पढ़िए यार, है ना, बढ़िया नीट निकालेंगे हम। और कंसेप्ट को बहुत सिंपल वे में पढ़िए, है ना, इतना डिफिकल्ट मत कीजिए, है भी नहीं डिफिकल्ट वैसे। क्लियर। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, गूगल पर होगा या कहाँ पर भी होंगे, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। बट मेन थिंग क्या है, आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए। मोल कंसेप्ट आएगा तभी जाके ये कैलकुलेशंस आएगी समझ में। क्लियर। चलिए, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।